देखा आपने, अंधभक्तों को लग रहा था कि मोदी 12 साल से दुनिया में डंका बजा रहे हैं। अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि मोदी तो बस ट्रंप के ऑर्केस्ट्रा में चम्मच से ढोलकी बजा रहे हैं। अंधभक्तों को बताया जाता है कि मोदी ने ना ट्रंप का फोन तक नहीं उठाया। अब पता चल रहा है कि ट्रंप के फोन की रिंगटोन बाद में बजती है, पहले मोदी की वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। अंधभक्तों को यकीन था कि मोदी चीन को आंख दिखा देंगे, ट्रंप को लाइन पे ला देंगे, दुनिया में गर्दा उड़ा देंगे, चांद को खा जाएंगे, समंदर को पी जाएंगे, धरती को उल्टा घुमा देंगे। अब पता चल रहा है ट्रंप से मिलने के बाद से खट्टा खाने का मन है और खुद उल्टियां करते घूम रहे हैं। मतलब क्या ही प्रधानमंत्री है यार, घर परिवार है नहीं, 4 बार सीएम बन चुके, 3 बार पीएम बन चुके, 80 साल की उम्र हो चुकी है, फिर भी किस बात का डर है कि अमेरिका हमारे शिप पे अटैक करके भारत के लोगों को मार देता है और उनके मुंह से चूं तक की आवाज नहीं निकलती। ट्रंप को ललकारना, अमेरिका को जवाब देना तो दूर, अपने लोगों को श्रद्धांजलि तक नहीं देते। अबे अंधभक्तों, अभी भी नहीं पता चला कि दुनिया में कोई डंका वंका नहीं बज रहा। ये तो तुम्हारे घुंघरू सेठी हैं जो खुद ही बजते घूम रहे हैं, छम छम छम। कह रहे मोदी ने ना नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि नेहरू निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 4398 दिन पीएम पद पे रहे। अब मोदी को अब उनसे ज्यादा दिन हो गए हैं। अब लोग कह रहे हैं मोदी जी अगर नेहरू के रिकॉर्ड तोड़ने पे आ ही गए हो तो ये भी देख लो, नेहरू 3259 दिन जेल में भी रहे थे। गालियां भी नेहरू को देनी है, गलतियां भी नेहरू की निकालनी है, लेकिन फिर भी अपने आप की तुलना भी नेहरू से करनी है। मोदी जी की हालत उस बॉयफ्रेंड जैसी हो गई है जो रोज ये बोलकर ब्रेकअप कर लेता है, ऋतु तू बेवफा है, ऋतु तू धोखेबाज है, ऋतु तू स्वार्थी है, तेरा किसी और से अफेयर है, ऋतु तू कैरेक्टरलेस है। लेकिन फिर रात को दारू पी के फोन करके बोलते हैं ऋतु तुम मेरी जान है। ये वही लड़के होते हैं जिनको सामने वाली घास ना डाले तो सुलभ शौचालय में उसका नंबर लिखाते हैं। सच में यार, मैंने बहुत समझने की कोशिश करी कि मोदी जी नेहरू और इंदिरा गांधी से इतनी खार क्यों खाते हैं। नेहरू का तो मुझे दूर दूर तक कोई भी एक भी रीजन नहीं मिला। चलो इंदिरा जी का तो यूं है कि उन्होंने वो नसबंदी करवा दी थी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, उस टाइम बहुत सारे लोगों की इमरजेंसी के टाइम जबरदस्ती नसबंदी हुई थी, तो मोदी जी इसलिए इंदिरा जी का आज तक विरोध करते हैं। तुम लोग है ना पर्सनल मत लिया करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम एक बार फिर मोदी और नेहरू की बात करेंगे, साथ ही जमकर एक्सपोज करेंगे इसको। जी हां, अमन चोपड़ा ये दिमागी बाल तोड़। देखिए, तो मुझे लगता है कि मोदी और नेहरू की तो कोई तुलना ही नहीं है। ये लो मुंह दिया अंधभक्तों की खुशियों पे, उठा दी टांग बीजेपी के सारे सेलिब्रेशन पे, मार दी धार सरकार के पूरे कैंपेन पे। बीजेपी वाले नाचते घूम रहे थे, मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन अमन चोपड़ा का कहना है कि मोदी और नेहरू की तो तुलना हो ही नहीं सकती। वो लोग बेचारे इतने साल से तैयारी में जुटे थे कि कब मुन्नी जवान होगी और उसकी धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन ठीक फेरों के टाइम दुल्हन की सहेली की तरह एंट्री मार के अमन चोपड़ा ने सारा ब्याह बिगाड़ दिया। बोला बाबूजी मुन्नी अपने कमरे में नहीं है। नेहरू तो जब 52 से पहले भी पीएम थे तब तो जनता ने उन्हें सीधे चुना भी नहीं था। हाँ तो चमन चिलगोजे, ये बता जब मोदी पहली बार 2001 में सीएम बने थे तो उनको कौन सी जनता ने चुना था? उन्होंने कौन से इलेक्शन में जीत हासिल की थी? अरे वो तो विधायक तक नहीं थे, लेकिन पार्टी ने फैसला लिया, केशु भाई पटेल को हटाया और मोदी को सीएम बना दिया। अब बता, अगर बीजेपी ने 2001 में सीएम की कुर्सी के साथ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं खेला होता तो पीएम बनना तो दूर, मोदी आज फेसबुक पे कहीं लिख रहे होते कि माननीय विधायक जी से मिलने का मौका मिला, उनसे क्षेत्र के विकास के बारे में गंभीर चर्चा हुई, समय देने के लिए विधायक जी का आभार। मैं कहूंगा कि मोदी की नेहरू से तुलना बेमानी है। बिल्कुल बेमानी तुलना है, क्योंकि ठीक ठाक दुकान से मिलने वाली बिस्लेरी और दारू के अहाते में मिलने वाली बिलसेरी की तुलना क्यों ही करनी? रिबोक और रिबुक का कंपैरिजन क्यों करना? एडिडास और एबीबास को एक ही तराजू में क्यों तोलना? कौन है जो बाबा बंगाली की भभूत की तुलना कैंसर के कीमो से कर रहा है? कौन है जो मस्तरान की कहानियों का कंपैरिजन मुंशी प्रेमचंद के इतिहास से कर रहा है? अरे कौन
कौन है जो सौरभ द्विवेदी की एक्टिंग के लिए ऑस्कर मांग रहा है? बल्कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने एक आर्टिकल के जरिए समझाया है। उन्होंने जो लिखा है, जो बात कही है, वो सबको सुननी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबको सुननी चाहिए, क्योंकि देवेगौड़ा ने 2014 में कहा था कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो मैं कर्नाटक छोड़ दूंगा, मैं कर्नाटक छोड़कर कहीं और बस जाऊंगा। देवेगौड़ा ने 2002 गुजरात दंगों के बारे में जो जो बोला, उस दौरान मोदी के बारे में जो जो कहा, ये बातें भी तो सभी को सुननी चाहिए। चमन चोपड़े, या तुम लोगों का कैलेंडर सिर्फ 2014 से ही शुरू होता है? अरे उससे पहले तो कुछ था ही नहीं, उससे पहले तो धरती पे जीवन ही संभव नहीं था। उन्होंने लिखा कि शायद 1952 में पीएम बनना आसान था। हाँ, 1952 में पीएम बनना तो एकदम आसान था, क्योंकि उस टाइम मैगी तो होती नहीं थी। इसलिए कांग्रेस ने सोचा कि भाई मैगी तो बना नहीं सकते, इससे अच्छा सरकार बना लेते हैं। पानी उबालो, पैकेट फाड़ो, मैगी डालो और ये लो एक प्लेट पीएम तैयार। अबे अगर 1952 में पीएम बनना इतना ही आसान था तो तुम्हारे सावरकर, गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधो, वे पीएम क्यों नहीं बने? उन लोगों ने क्या सोचकर इतना आसान मौका छोड़ दिया? अरे हम नहीं बनेंगे, ये तो आसान सा काम है, हम ये नहीं करेंगे, हम तो सीधे मौत के कुएं में बाइक चलाएंगे। पता है, ये अमन चोपड़ा जैसे लोग नेहरू के जमाने में पीएम बनने को भी आसान काम क्यों बता रहे हैं? ताकि लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि उस जमाने में सबसे मुश्किल काम सिर्फ एक था, चाय बनाना। तब कहने को तो 53 विपक्षी पार्टियां थी, लेकिन उनका प्रभाव नगण्य था, विपक्ष ना के बराबर था उस वक्त। हाँ, तो इसमें भी नेहरू की गलती है क्या? नेहरू थे ही इतने लोकप्रिय कि जनता विपक्षियों को वोट ही नहीं देती थी। ये जिन लोगों की फोटो लगाकर तुम आज उन्हें नेहरू से भी महान नेता घोषित करने की कोशिश करते हो, नेहरू के जमाने में उनके सामने उनकी औकात इतनी थी कि लगभग 500 सीटों में से कभी 3, 4, 14 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाए। जब नेहरू दुनिया में थे, हिम्मत थी, तो तब करते मुकाबला। उनकी मौत के 62 साल बाद जश्न मनाने का क्या फायदा? रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये वही लोग होते हैं जो पहले बोलते हैं कि आज पार्टी तेरा भाई देगा, लेकिन बिल के टाइम पे फोन कान पे लगा के निकल जाते। हाँ मम्मी, आवाज नहीं आ रही, मैं बाहर निकल के बात करता हूं। जब नेहरू पीएम बने तो वोटर थे 17 करोड़। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने तो वोटरों की संख्या थी 84 करोड़। अरे ये क्या बात हुई? अबे तू पैदा ही चमन हुआ था या बाद में अमित शाह ने कोई खुफिया ऑपरेशन किया है? सारी दुनिया की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ी है। 1950 में कुछ थी, आज कुछ और है। हर बार जो पीएम बना उसने पिछले नेताओं से ज्यादा वोटरों का प्रतिनिधित्व किया। नेहरू से ज्यादा शास्त्री जी ने, उनसे ज्यादा इंदिरा जी ने, फिर राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल जी, मनमोहन सिंह ने। लेकिन अमन चोपड़ा को लगता है कि हम लोग तो सिर्फ ना मोदी विरोध में 2014 के बाद 40 करोड़ से सीधे 140 करोड़ हो गए। नेहरू के टाइम कम आबादी तक पहुंचने के लिए भी अपने चैलेंज होते थे। रोड नहीं थे, रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था। और प्लीज अब ये मत बोलना कि इसमें भी नेहरू की गलती है। नेहरू ने 5G क्यों नहीं चलाया? नेहरू जी के बारे में उनको तो विरासत में सियासत मिली। विरासत में सियासत मिली? अबे लोहे के थन, नेहरू को विरासत में गुलामी मिली थी। ऐसी गुलामी जो सदियों से चली आ रही थी। उस टाइम नेहरू ने आजादी की ऐसी लड़ाई में कूदने का फैसला लिया जिसका नतीजा किसी को नहीं पता था। क्या पता आजादी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो क्या पता जीते जी मिलेगी या मरने के बाद मिलेगी। पहले वो लड़ाई जीतना और फिर उसके बाद पीएम बनना। इस चप्पल छाप चमन को लगता है कि वो तो वैसे ही था, उसमें क्या खास बात? उसमें तो कोई खास बात नहीं। खास बात तो किस्मत के सहारे पहले सीएम और फिर अन्ना आंदोलन का सहारा लेकर पीएम बनने वाले मोदी में है। मीडिया का वो हिस्सा जिसे इस बात की बड़ी मिर्ची लगती है कि पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि जब नेहरू के समय उनसे सवाल पूछने वाले ले देकर आधा दर्जन अखबार थे, आज मोदी का सामना हर दिन सैकड़ों न्यूज चैनल्स, हजारों अखबार और सोशल मीडिया पर लाखों आवाजों से होता है। हाँ, तो गाड़ी में घूमती लाश ये लाखों आवाजों का सामना करते हुए मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर देते थे, राहुल गांधी आज कैसे कर देते हैं, बाकी नेता और मंत्री कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। सारे चैनल, अखबार, सोशल मीडिया की लाखों आवाजों का डर
सिर्फ मोदी को ही क्यों लगता है? वैसे भी कौन सा मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अंजुम और रवीश कुमार को एंट्री मिल जाएगी? इन्हीं लोगों को तो आना है जो एक एक घंटे इंटरव्यू करके चाटते रहते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी होने दो सामूहिक चाटान समारोह। कुछ लोग कहते हैं और सही भी है कि गांधी अगर पटेल को चुनते तो पहले प्रधानमंत्री देश के पटेल होते। अबे फिर वही बात, यूं तो अटल जी और आडवाणी जी 2001 में मोदी की जगह केशु भाई पटेल को ही सीएम बनाए रखते। मोदी की जगह शंकर सिंह वाघेला, हरेन पांड्या, संजय जोशी, नरोत्तम पटेल किसी को भी चुन लेते जो मोदी से कहीं कहीं ज्यादा लोकप्रिय और जाने माने नेता थे। तो क्या होता? मोदी तो रह जाते ना रेलवे स्टेशन पे केतली पकड़े। ये एक्चुअल में बहुत बड़ा झूठ कई दशकों से फैलाया गया है कि नेहरू तो अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे, नेहरू की जगह पटेल को पीएम बनना था। इसके बारे में हम पहले भी कुछ वीडियो में फैक्ट्स के साथ बता चुके हैं। सच्चाई यह है कि नेहरू के पीएम बनने का किसी ने विरोध नहीं किया था। वो कांग्रेस में सर्वमान्य नेता थे, इतने लोकप्रिय थे कि गांधी और पटेल की मौत के बाद भी 3 बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ पीएम बने, जनता की वोट से बने। भाई नेहरू को बहुमत साबित करने के लिए कभी दूसरी पार्टियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिए। ये नेहरू और मोदी का जो सेगमेंट चल रहा है, रिकॉर्ड की बात हो रही, इस पे भी और कमेंट जरूर कीजिए। जो अमेरिका ने भारतीय शिप के ऊपर हमला किया है उसके ऊपर भी और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।